गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जब जिस टाइम पे इस लेक्चर को देख रहा है, सुन रहा है तब। तो ये जो लेक्चर है ये आज भी अकाउंट्स के लिए है। ओके, अकाउंट्स 12th के लिए लेक्चर है बेसिकली। और इसके अंदर हम लोग जो लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया उसके आगे का हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लास्ट दो लेक्चर जो मेरे चैनल पर डले हुए हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। उसके अंदर हम लोगों ने पहले तो सिलेबस का डिस्कशन किया था। देन सिलेबस के बाद मैंने आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करवाया था। तो हम लोग वहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे थे। पार्टनरशिप में क्या करा था सर? पार्टनरशिप की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट की थी, प्लस हम फंडामेंटल स्टार्ट करके बैठे हुए थे। ओके, तो हम लोगों ने फंडामेंटल्स के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट किए थे। सर फंडामेंटल्स में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? फंडामेंटल में हम लोगों ने सबसे पहले जो करा वो करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो कर लिया था। देन पार्टनरशिप डीड का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कर लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने आपका यहीं तक किया था। ओके, तो यहाँ तक मेरे को लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, देखिए ये रहा, ये हमने लास्ट क्लास में किया था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा? जब डीड में मेंशन होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? ऐसे करके हम लोगों ने बातों को समझा था। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक, जो कि मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फंडामेंटल्स पूछते हैं तो एग्ज़ाम में लगभग 70% चांसेस हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर फंडामेंटल से पूछा आपको। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अदर देन दैट विल डू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसका एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करके चलेंगे। ठीक है सर, अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपने मन में बताएंगे, अपने आप को बताएंगे, मुझे नहीं बताना, मैं सुन भी नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है अपने आप को कि सर ड्राइंग्स होती क्या है। सर ये ड्राइंग्स ना सर वो होता है जो हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, राइट। तो वो गुड्स या मनी दोनों ही हो सकता है। वो गुड्स या मनी जो हम लोगों ने अपने बिजनेस में से निकाला, विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़। देखो ये बात समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग्स का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हमेशा ये होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ड्राइंग्स टर्म के अंदर नहीं आएगा। तभी बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको पता होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा पर्सनल यूज़ होना चाहिए। अगर बिजनेस यूज़ के लिए है तो वो ड्राइंग्स में नहीं आता। ठीक है सर, ये बात हमको पता है, वेरी गुड। ओके, अब एक और बात, ड्राइंग्स गुड्स में भी हो सकती हैं एज वेल एज मनी में भी हो सकती हैं, दोनों ही हो सकती हैं, दोनों को ही ड्राइंग्स बोलेंगे। सर एग्जांपल दो ना। देखो जैसे कि तुम्हारा एक ज्वेलरी शॉप था, अब तुम्हारे ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी अलग अलग गोल्ड की, डायमंड की, ठीक है, प्लैटिनम की, तो ऐसे करके कुछ रिंग्स थी। अब क्या हुआ, तुम्हारे वाइफ का बर्थडे था। सर वाइफ, हाँ कोई बात नहीं, अज्यूम कर लो, अच्छी बात है। तुम्हारी वाइफ का बर्थडे था। अब तुमने क्या करा, एक गोल्ड की रिंग अपनी वाइफ को अपने बिजनेस में से उठा के गिफ्ट कर दी। ये रिंग आपने गिफ्ट कर दी अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे, आउट ऑफ योर ज्वेलरी शॉप। नाउ दिस गिफ्ट इज नॉट अ बिजनेस पर्पस, इससे कोई बिजनेस को फायदा नहीं होने वाला, ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं किया गया, ठीक है, दिस इज नॉट अ बिजनेस पर्पस। तो सर इसे हम लोग बोलेंगे पर्सनल यूज और इसे बोलेंगे ड्राइंग्स। हालांकि मैंने कैश नहीं निकाला, मैंने गुड्स विड्रॉ किए और गुड्स को पर्सनल यूज में लगा दिया, तो वो भी ड्राइंग्स बन जाएंगी। सर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आपको पता होगा, गुड्स वो होते हैं
जिसे जिसका ऑब्जेक्टिव रीसेल का होता है, जैसे आप रीसेल के लिए लेकर आ रहे हो, आप ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी रीसेल के लिए लाओगे ना, यस सर, तो जो रीसेल के लिए लेकर आ रहे हो वो आपके गुड्स होते हैं, और वो गुड्स भी अगर आपने अपने बिजनेस से विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए तो उन्हें हम लोग ड्राइंग्स मान के चलेंगे। ठीक है सर, ड्राइंग समझ में आती है। अब सवाल उठता है, सर इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट क्यों, वाई इंटरेस्ट, और सर इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट मिलेगा? आप सोचो, आप पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो तो बिजनेस का कैपिटल कम हो रहा है ना, हाँ सर कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल कम होने की वजह से बिजनेस को कुछ नुकसान भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है, ये सोचो, जो पैसा तुमने निकाल लिया, जो पैसा तुमने बिजनेस से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता। सर कैसे इन्वेस्ट होता? सपोज करो उस पैसे से मैं गुड्स खरीदता और गुड्स को बेचता आगे, तो सेल करने में प्रॉफिट होता है ना, हाँ सर बिल्कुल होता। तो गुड्स खरीद के बेचने में प्रॉफिट होता, और वही पैसा तुमने विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल काम के लिए, तो बिजनेस को अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इससे लॉस हो रहा है। तो इस लॉस का जो कॉम्पेंसेशन है वो तुमसे लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो तुमको ये देना पड़ेगा, ये आपसे चार्ज किया जाता है, ये आपको मिलता नहीं है, ये आपसे चार्ज किया जाता है। ठीक है सर। सर किसको देना है हमको? ये हमको बिजनेस को देना है। सर बिजनेस अलग हम अलग, मतलब पार्टनरशिप फर्म अलग और हम अलग, तो पार्टनरशिप फर्म हमसे चार्ज करेगी, हमें ये पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। ओके सर, ये समझ में आता है हमको पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। अब सर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है? आप सोचो फॉर्मूला क्या ही होगा, बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। और क्या होगा सर बताओ ना। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सी, इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है सर, इनटू सर नंबर ऑफ मंथ्स या डेज डिवाइडेड बाय, अगर मंथ्स हैं तो 12, डेज हैं तो 365। सर 360, हाँ साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं ना, उससे डिवाइड करेंगे उठा के। ठीक है सर, ये नॉर्मल साइज का फॉर्मूला है कि जितनी आपने ड्राइंग्स करी उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो, और जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स के लिए डेज के लिए आपने ड्राइंग्स करी तो उस पर हम लोग लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए विड्रॉ ₹5,000 ऑन 1st September 2020। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का वो है 10%, आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 तक के लिए। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, 5,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू, अब देखिए सितंबर से लेके मार्च कितने महीने हो गए सर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, सर ये हो गए 7 महीने, इंटू 7/12, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल तो है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ यहाँ ना आपको आपके बुक्स में केसेस देखने को मिलेंगे जिसको आप देख के बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या कर दिया। अब मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सम स्पेसिफिक some specific cases, some specific cases of drawings। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला जो केस मिलता है उसे बोलते हैं या सॉरी, हाँ तो मैं बात कर रहा था कुछ स्पेसिफिक केसेस की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। सर ये स्पेसिफिक केसेस क्या होते हैं आप बताइए ना। देखिए सपोज करो कि एक इवन अमाउंट है, एक इवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हैं जो मैं हर महीने करता हूँ। ठीक है, इवन अमाउंट, सपोज करो 1,000 रुपीज, आई विड्रॉ 1,000 रुपीज एवरी मंथ, I withdraw 1,000 rupees every month
ओके, राइट सर। अब ये हर महीने में 1,000 रुपये निकालता हूँ, तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क ये पड़ता है, अगर मैं हर महीने 1,000 रुपये निकालता हूँ तो 12 महीने के 12,000 रुपये हो गए ना। हाँ जी सर, हो गए। तो सर इससे फ़र्क क्या पड़ा, अभी भी ये नहीं बताया आपने। समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे। मैं निकालता हूँ 1 तारीख को, ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को मैं 1,000 रुपये निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं निकालता हूँ हर महीने की 15 तारीख को, 15th 15th ऑफ एवरी मंथ। और मैं निकालता हूँ हर महीने की 30 तारीख को, 30th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 30th और 31st, हर महीने के एंड में निकालता हूँ। तो मैंने 3 केसेस आपके सामने बनाए, एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है सर, ये 3 केसेस यहाँ पे समझ के चलेंगे, जिसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने एक फॉर्मूला बना के, तो वही फॉर्मूला हम समझने जा रहे हैं। अब एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं बड़ा कर लूँ स्क्रीन को, देन दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, ये तो मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक के यहाँ पे आपके सामने 12 महीने ले लिए, ठीक है। अब हर महीने की 1 तारीख को, 1st ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, ऐसे करके हर एक महीने की 1 तारीख को, 1st, यहाँ पे मैं 1,000 रुपये निकाल लेता हूँ। 1,000, 1,000, ध्यान रखिएगा अमाउंट सेम है, डेट सेम है, तभी ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। हर महीने 1,000 रुपये निकलते हैं, और हर महीने की 1 तारीख को निकलते हैं, ठीक है ना, सेम 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 टिल मार्च। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आती है। अब एक चीज़ समझो, आप लोग सोचो, मैंने 1 अप्रैल को कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ सर, आपको देना पड़ेगा। मैंने 1 तारीख को कुछ पैसे निकाले, तो 1 तारीख से लेके पूरे 31 मार्च तक मुझे उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने महीने हो गए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक? सर ये हो गए 12 महीने। कितने हो गए? 12 मंथ्स, ठीक है सर। देन एक और चीज़ समझो, मैंने 1st ऑफ मई को जो है 1,000 रुपीज़ विड्रॉ किए, तो मुझे इस अमाउंट के ऊपर 1st मई से लेकर 31 मार्च, 1st मई से लेकर 31 मार्च का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। हाँ जी सर, देना पड़ेगा। तो ये हो गए 11 मंथ्स। सेम यहाँ पे देखो, 1st जून से लेकर 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, ये हो गए 10 मंथ्स। हाँ सर, हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 9, देन 8, एंड देन 7, देन 6, देन 5, देन दिसंबर में 4, जनवरी में 3, फरवरी में 2, एंड मार्च में 1। समझ आती है बात? तो मैं हर महीने की 1 तारीख से लेके हर महीने की 1st ऑफ द मंथ से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ही तो दूंगा। हाँ सर, आप दोगे, ऐसे ही तो करोगे आप। मतलब अगर आप इस पैसे को 1 तारीख को निकाल रहे हैं, तो 1 तारीख से लेके ईयर एंड की आखिरी तारीख तक, आखिरी डेट तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। हाँ सर, देंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो पहले दिन पैसा निकाल लिया उसके ऊपर तो पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो अगले महीने की 1 तारीख को निकाला तो वहाँ पे सर 1 महीना कम हो गया ना, क्योंकि अप्रैल में आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो वहाँ पे 1st ऑफ मई से लेके अगले जो मार्च है हमारा, वहाँ तक का इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर, फिर ऐसे ही 10 हो जाएगा। तो ऐसे ये रिड्यूस होते जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स। हाँ सर, ये रिड्यूस होते जाएंगे, हर महीने ये रिड्यूस होता जाएगा, और एंड में जाके 1 आ जाएगा। सर 1 क्यों आ गया? 1 देखिए इसलिए आ गया, यहाँ पे जो पैसा है वो 1st मार्च से लेके 31 मार्च तक के लिए है।
ठीक है सर। तो इट्स ओनली फॉर 1 मंथ, राइट सर। अब एक चीज समझो, ये 12 महीने की कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको निकालना है। सपोज करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे सर, हर एक महीने का अलग अलग निकालेंगे, तो 12 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का, फिर थर्ड मंथ का, ऐसे करके आप 12 कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा सर, यहाँ पे करेंगे आप 1000 रुपीज़, जैसे कि मैं अप्रैल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अप्रैल में 1000 रुपीज़ था, इंटू 10% है सर, और इंटू 12, पूरे 12 महीने का है तो 12/12, तो सर ये हो गया 100 रुपीज़। और सर फिर मैं मई की बात करूँगा, तो सर ये हो गया मई में 1000 रुपीज़ इंटू 10% इंटू 11/12। समझ आ रही है बात। तो मैं हर महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करने बैठूंगा। हाँ सर, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए आपके लिए कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ सर, मुझे यहाँ पे 1 से लेके 12 महीने, फिर मेरे को ना मई के बाद जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको ना हर एक महीने का अलग अलग कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, देन 4, देन ऐसे करके ये पूरे 12 तक के लिए जाएगा आपका, ठीक है सर। तो अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो सर कितना कितना इंटरेस्ट आएगा हम एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ प्रूफ भी कराना है। तो सर ये आ जाएगा 1000 पे 10% और इंटू 11/12। तो सर ये आ गया आपका समथिंग 92 रुपीज़ का, 91.67 आएगा। देन सर जून का अगर आप निकालोगे तो 1000 इंटू 10% और इंटू 10/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 10/12, तो दिस विल बी अराउंड 83 रुपीज़, ओके। देन जुलाई का निकाल देते हैं, तो ये आएगा सर 1000 इंटू 10% और इंटू 9/12, okay. So it will be into 9/12, yes, this is 75 rupees, ठीक है। तो अब ये ऐसे ना आपको पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो सर अगस्त, सर अगस्त का निकालिए ना, 1000 इंटू 10% इंटू 8/12, ओके। सो इट विल बी 100 इंटू 8/12, दिस इज 66 या 67 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। देन सितंबर की बात कर लेते हैं। तो सितंबर के लिए आ जाएगा 1000 इंटू 10% इंटू 7/12, सो इट विल बी 100 इंटू 7/12, समथिंग 58 रुपीज़, ओके। देन अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो ये 1000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है। तो और उसके अलावा देन नवंबर की बात करूँगा, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। यहाँ तक मेरे को निकालना पड़ेगा सबका अलग अलग। तो सेम 1000 इंटू 10% इंटू 5/12, देन सेम दिसंबर के लिए इंटू 4/12, ओके। देन जनवरी के लिए इंटू 3/12, देन फरवरी के लिए इंटू 2/12 एंड लास्ट मार्च के लिए इंटू 1/12, ओके। सो लेट्स डू इट। मैं फास्ट इसको आपको करके दिखाता हूँ। 100 इंटू 5/12, सो दिस इज 41.6, तो मैं 42 ले लेता हूँ। देन 100 इंटू 4/12, दिस इज 33.33 समथिंग, तो ये मैं 33 ले लेता हूँ। देन 100 इंटू 3/12 इंटू 3/12, दिस इज 25 रुपीज़। देन 100 इंटू 2/12, दिस इज 16.67 समथिंग, तो मैं 16 ले लेता हूँ। एंड लास्ट में 100 इंटू 1/12, सो दिस इज 8 रुपीज़, ओके, ठीक है सर। तो देखिए आपके सामने इतने सारे मैंने कैलकुलेशन किए, यहाँ से लेके और थोड़ा सा और ऊपर,
यहाँ तक। यस, तो ये 12 महीने के 12 कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दिए। ठीक है, ओके सर। अब इतना सारा कैलकुलेशन तुम लोग करने बैठ गए एग्जाम में, तो ना सर 1 घंटा तो वही निकल जाए। एक नहीं तो चलो मैं बोलता हूँ आधा घंटा आप लगा दोगे, कहीं नहीं गया आपका। सर पहले ये निकालो, फिर इनटू मंथ्स अपॉन ये 12 करना ना सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। हाँ सर ये तो है। तो ये इसमें तुम हाफ एन आवर ना लगाओ, इसी के लिए यहाँ पे केस को डिज़ाइन किया गया जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मेरे को अलग अलग हर महीने का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा करना है मेरे को काम। मेरे लिए मेरे को 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके अलग अलग मंथ्स का इंटरेस्ट निकालने का जरूरत नहीं है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई 12 बार आपने ड्राइंग्स किया, 12 टाइम्स आपने ड्राइंग्स किए हैं, और हर महीने इवन आपने 1000 रुपीज़ निकाले हैं, तो आपने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं? सर 12,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। ठीक है, 12,000 रुपये विड्रॉ करने के लिए आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो सर हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटू ये क्या करें, इंटू मंथ्स बाय 12 में कितना करें सर, ये तो बताओ। यही बताने जा रहा हूँ, यही फंडा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सी, मैं एक काम करता हूँ, देखो ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 आपने 12 बार किया तो ये 12,000 आ गया। ठीक है सर, ये 10% तो सर कॉमन है ना हर जगह, तो ये मैंने कॉमन ले लिया 10%। अब इनटू ये, मेरे को ये सारे जो है साथ में लेने हैं, तो इनको सर साथ में कैसे लूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12 मंथ्स प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 2 प्लस 1। सर ये सारे मंथ्स का सम कर लो ना, जैसे यहाँ 1000 सबका सम किया ना आपने, इनका भी सम कर लो। मैंने कहा हाँ ठीक बात है। और सर इन सबको एक कॉमन टर्म से डिवाइड कर दो, एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो। मैंने बोला वो कॉमन वैल्यू क्या आएगी भाई, ये तो बताओ। सर सबके नीचे क्या दे रखा है, सबका डिनोमिनेटर एक ही है, सबका डिनोमिनेटर एक, तो सर वो है 12। तो सर इन मंथ्स का भी आप एवरेज निकाल लो, तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैंने कहा ओके अच्छी बात है, चलिए इन सब का सम करते हैं। तो 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4 3 2 एंड 1, तो ये आ गया 78। और 78 अपॉन 12 जब मैं करूँगा तो इट विल बी 6.5, तो ये आ गया 6.5 मंथ्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं सिंपल एक 6.5 मंथ्स का एवरेज ले लेता हूँ, जिससे मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। सर दिखाइए ना एक बार, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक द एवरेज ऑफ 6.5 मंथ्स हेयर इनटू 6.5 अपॉन 12। एवरेज है क्योंकि अपॉन 12 करना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया सर 1200 इंटू 6.5 अपॉन 12, ये आ जाएगा 650 रुपये। इट विल बी 650 रुपीज़। अब देखो मज़े की बात क्या है, आप इन सबका सम भी कर दोगे ना तब भी वो 650 रुपीज़ ही आएगा। सर करके देखें, हाँ एक बार करके देखो। तो सर ये 100 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 75 प्लस 67 प्लस 58 प्लस 50 प्लस 42 प्लस 33 प्लस 25 प्लस 16 एंड प्लस 8। सर यार 649, वो राउंड ऑफ है इसलिए 1 रुपये की कमी आ रही है, क्योंकि वो ऊपर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी तो वो राउंड ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ अगर मैं करूँगा तो 1 रुपया मैं यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर सकता हूँ। सो इज इट इक्वल टू 650 रुपीज़। तो जो इतनी लंबी और लेंदी कैलकुलेशन से यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे उतनी ही सिंपल कैलकुलेशन से आपके सामने निकल के आ जाएगा। सर बहुत अच्छी बात है, तो सर आ गया समझ में। बट एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ये केस तभी अप्लाई होंगे जहाँ पे क्या लिखेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हर पीरियड में, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इन एवरी पीरियड
सेम होंगी। ये यहाँ पे आपने मेरे एग्जांपल में देखा हर महीने 1000 रुपये थे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इन एवरी पीरियड वो कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज हो गया ना तो ये नहीं अप्लाई कर पाओगे आप। ठीक है सर। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो गैप होना चाहिए, गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। यहाँ पे जो गैप होगा ना वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब आपने अगर हर महीने की पहली तारीख को करा है, मतलब 1 अप्रैल को करा है, तो वहाँ पे फिर 1 मई 1 जून, तो हर महीने के बीच में 1 महीने का गैप है, तो वहाँ पे गैप हमेशा सेम होना चाहिए। अदरवाइज ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको ये लेंदी वाली इतनी बड़ी वाली कैलकुलेशन इन पे ही जाना पड़ जाएगा, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। ओके, आई होप आपको ये केस समझ में आ गए। ठीक है सर। और कितने केस हैं देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। सी, अब आप इसको लिखेंगे, ये फेयर है आपका। स्पेसिफिक केसेस ऑफ ड्राइंग्स, स्पेसिफिक केसेस ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ 3 केसेस की। मंथली, मंथली, देन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपके सामने क्वार्टरली, क्वार्टरली, एंड मैं तीसरा केस ले लेता हूँ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है सर। मंथली क्या होता है? मंथली तो अभी जो ऊपर आपको समझाया वो मंथली था। ठीक है, मंथली मतलब एवरी मंथ, एवरी मंथ, हर महीने की बात कर रहा हूँ मैं। क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में एक बार। ठीक है। एंड हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक बार करूँगा। ठीक है। तो 3 केस होते हैं, पहला मंथली, दूसरा क्वार्टरली और तीसरा हाफ ईयरली। ठीक है सर, ये समझ आता है। अब इसके अंदर क्या बनता है, सी, यहाँ पे मैं अब 3 केस और बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 इज बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देन सेकेंड केस बनता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। और जो थर्ड केस आपका बनेगा वो आएगा इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है सर। क्वार्टरली में भी सेम 3 केसेस बनेंगे आपके सामने। सबसे पहला आएगा जिसे बोलते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ में मंथ मत कर देना गलती से भी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। सर जैसे कि अभी बताऊंगा, चलो डिटेल में एग्जांपल लेंगे। देन मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक, एंड लास्ट में आएगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ये 3 यहाँ पे भी केसेस बन के चले गए। सेम इन द केस ऑफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में भी यहाँ पे 3 केस बनाएंगे आपके, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, एवरी हाफ ईयर, एंड यहाँ पे आ जाएगा मिडिल, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयर, एंड लास्ट में एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। ठीक है। यस सर। ओके, चलिए अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं सारे केसेस का। ठीक है सर, डिस्कस कर लेते हैं। ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आपको समझा चुका हूँ। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का ही था। ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम लोगों ने क्या किया था सर, यहाँ पे हम लोग
6.5 मंथ्स का एवरेज लेते हैं, 6.5 मंथ्स का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज आपका आएगा वो 6.5 मंथ्स का आएगा, ठीक है सर। देन सर मिडिल में कितना एवरेज लेते हैं, चलिए मिडिल में एक बार निकाल लेते हैं, मिडिल में कितना एवरेज लेंगे पहले समझिएगा एग्जांपल के तौर पे। तो मिडिल में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिडिल का मतलब ये हो गया हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है। एवरी मंथ 15th, हर महीने की 15 तारीख को आप क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है सर। और हर महीने की 15 तारीख को आप सपोज कीजिए 10,000 रुपीज़ निकाल लेते हैं, हर महीने की 15 तारीख को आप 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है सर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मतलब क्या हुआ इधर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके लेके मार्च तक, ठीक है। मैं सारे नहीं लिख रहा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सारे महीने आपके सामने हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले जो अमाउंट विड्रॉ करूंगा वो करूंगा 15 अप्रैल को। कब करूंगा, 15 अप्रैल को करूंगा, ठीक है सर। तो अब आप सोचिए 15 अप्रैल से लेके एंड तक, 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। सर अप्रैल के 15 दिन कम कर दो ना, मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए 15 दिन कम कर दूंगा तो 11.5 महीने हो गए, 11.5 मंथ्स। हाँ सर 11.5 मंथ्स हो गए आपके, ठीक है सर। ऐसे ही मई की बात कर लूँ तो मई में मैं 15 मई को जो है पैसे निकाल लूँगा। तो 15 मई से लेके मुझे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ सर देना पड़ेगा। तो सर एक महीना और कम कर दो तो ये हो गया आपका 10.5 मंथ्स। सिमिलरली जून के केस में 15th जून टू 31 मार्च, तो 15 जून टू 31 मार्च जो होगा आपका वो हो गया 9.5 मंथ्स का। ऐसे ही यहाँ पे जो होगा वो 8.5 हो जाएगा, देन यहाँ पे हो गया 7.5, देन 6.5, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके मैं सारे मंथ्स को कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है सर। अब देखिए एवरेज निकाल लेते हैं कितना बैठेगा। सबसे पहले आया 11.5, देन 10.5, देन 9.5, देन 8.5, देन 7.5, 6.5, 5.5, then 4.5, then 3.5, then 2.5, then 1.5, ठीक है। और लास्ट में जब मैं मार्च मिड में पैसे निकालूंगा तो इट विल बी ओनली 0.5, ठीक है सर। कितने हो गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12, ठीक है सर। सबका एवरेज कर लेते हैं, द होल डिवाइडेड बाय 12। करिए जरा फटाफट से कितना आएगा। सर इसका सम कर लेते हैं एक बार, 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 and plus 0.5, so it will be 72 months, okay। so दोस्तों ये 72 आ जाएगा और 72 बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा सर 6। तो वहाँ पे मिड ऑफ एवरी मंथ में हम लोग 6 मंथ्स का एवरेज यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा देखो कैलकुलेशन है आपके सामने। अगर आप कभी भी भूल भी जाते हैं ना तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कब से कब तक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं 15 को निकालूंगा, मिडिल का मतलब क्या होता है, 15 को निकालूंगा
तो मैं स्टार्टिंग के 15 दिन का इंटरेस्ट थोड़ा ना पे करूंगा, मैं तो 15 से लेके 31 मार्च तक का पे करूंगा, तो 11.5। और फिर नेक्स्ट मंथ में हर महीने 1 मंथ कम होते जाएंगे, यहाँ -1, यहाँ -1। ठीक है ना। तो आपको कभी भी ध्यान में नहीं आया कि क्या होता था, 6 होता था, 6.5 होता था, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं फटाफट से। ठीक है ना। तो ये आ रहा है 6 मंथ्स का एवरेज। ठीक है सर। तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे लगेगा 6 मंथ्स एवरेज, 6 मंथ्स एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 महीने का एवरेज लगा के चलना है। ठीक है सर। देन मैं बात कर लेता हूँ एंड ऑफ एवरी मंथ की। ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ में आप लोग क्या करेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो सर अप्रैल, देखिए अब एंड की बात कर रहा हूँ, तो सर हर महीने का एंड कब होगा, हर महीने की 30 तारीख को या 31 को। और जुलाई वो आपका फरवरी है तो 28 को। तो हर महीने की एंड में मैं पैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है सर। तो अप्रैल में मैं पैसे निकालूंगा 30 अप्रैल को। समझ रहे हैं आप? 30 अप्रैल मतलब अप्रैल काउंट नहीं करना, आपको ध्यान रखना। तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपको काउंट करना है, अप्रैल काउंट नहीं करना, क्योंकि अप्रैल खत्म हो गया, 30 अप्रैल को निकाल रहा हूँ। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च, सर ये हो जाएंगे आपके 11 मंथ्स। देन मई की बात करूंगा, तो मई 31 को मैं पैसे निकाल रहा हूँ, 31 मई टू 31 मार्च, राइट। तो इट विल बी सर 10 मंथ्स। देन अगेन जून में 30 जून टू 31 मार्च, सो सर इट विल बी मार्च, और लिख दूँ यहाँ पे मैं 9 मंथ्स। ओके। तो ऐसे कर करके मैं हर महीने का यहाँ निकाल लूँगा। तो ये आएगा सर 8 मंथ्स, देन ये आएगा सर 7, देन ये आएगा 6 मंथ्स, देन ये आएगा 5 एंड 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। सर मार्च में नहीं लेंगे, मार्च में मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं 31 मार्च को विड्रॉ कर रहा हूँ। तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च इज 0 डेज, तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, समझ आती है बात? ठीक है सर। तो वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ओके सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, सबका सम कर देते हैं। तो 11 और 10 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 8 38, प्लस 7 45, प्लस 6 54, सॉरी प्लस 6 51, प्लस 5 आपके हो गए 56, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 66 मंथ्स। और 66 मंथ्स अपॉन 12 जब मैं करूँगा तो इट विल बी 5.5। 5.5 मंथ्स का आप लोग एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है सर, ये समझ आ गई बात मेरे को। तो देखिए, जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई वो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकता है। मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बहुत आपको क्लियरली बताया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब करेंगे। ठीक है। तो इट विल बी 5.5 मंथ्स एवरेज। ओके सर। ठीक है, एक बार और मैं आपके सामने रिपीट कर देना चाहता हूँ एक बात को, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये मेथड कब अप्लाई हो सकता है? पहली कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमेशा सेम होनी चाहिए, हर पीरियड में सेम होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम इन एवरी पीरियड। एंड नंबर 2, गैप बिटवीन two drawings should also be same। ये भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये जितने भी केस नीचे लिख रहे हैं आप नहीं निकाल सकते, वहां पे नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है सर। ओके। तो ये हमारा मंथली वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। ठीक है, चलिए
अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग और उसको फिर समझेंगे वहाँ से। ओके, तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, मिस्टर ए विड्रॉ 3000 रुपीज एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ, चलो ऐसे नहीं लिखते, एवरी मंथ, ठीक है, 3000 रुपीज एवरी मंथ निकाले, फुल स्टॉप, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 8%, 8% था, कैलकुलेट्स इंटरेस्ट, ठीक है, इन ईच केस, नंबर 1, if the amount is withdrawn in the beginning of every month, then number 2 is if the amount is withdrawn in the middle of every month, and last case is when the amount is withdrawn in the end of every month। ठीक है, तो 3 केस में आपके सामने ले रहा हूँ, तीनों केस जो ऊपर हमने समझे उसमें हम निकालेंगे। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, क्या ये केस हम अप्लाई कर सकते हैं? पहले ये चेक करना पड़ेगा। सर 3000 निकाले हर महीने, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, ठीक है सर। उसके अलावा जो पीरियड है क्या वो भी सेम है? हाँ जी सर, वो भी सेम है, क्योंकि हर महीने स्टार्टिंग में निकाले, हर महीने मिड में निकाले और हर महीने एंड में निकाले। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 अप्रैल को निकाला देन 15 मई को निकाल दिया, तो वहाँ पे ये केसेस अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये केसेस में हमेशा पीरियड और अमाउंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। ओके सर, चलिए नंबर 1 फटाफट से देखेंगे। तो सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है हमारा? सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 3000 एवरी मंथ है, तो सर 12 महीने के लिए हो गया सर 12 3 जा 36,000 रुपीज़, ठीक है सर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये आ गया मेरे पास, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेसिकली। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% और इनटू एवरेज लगाना है आपको। तो सर बिगिनिंग वाले में जो एवरेज होता था वो होता था सर 6.5 मंथ्स का। कितना? 6.5 मंथ्स का एवरेज होता था। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग जल्दी से। 36,000 इंटू 8% इंटू 6.5 अपॉन 12, दिस इज ₹1560। ये आ जाएगा आपका 1560 रुपये का अमाउंट इंटरेस्ट का। ओके सर, नेक्स्ट इज when the drawings are made in the middle of every month, so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 36,000 इंटू 8% इंटू 6/12, then the third case is 36,000 into 8% into 5.5/12। ओके सर, ठीक है सर। चलिए भी निकाल देते हैं एक बार फटाफट से। 36,000 into 8% into 6/12, so it will be 1440, and लास्ट वाला जो हो जाएगा आपका 36,000 into 8% into 5.5/12, this is 1,320 रुपीज। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, पहला स्पेशल केस जिसे हम बोलते हैं when amount of drawings is on the beginning of every month, middle of every month and end of every month, ऐसे करके हमने समझा यहाँ पे। ऐसे ही 2 और केसेस और बनेंगे जब हमने क्वार्टरली आपकी ड्राइंग्स की हैं, उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से, वो भी आज कंप्लीट करेंगे। और मंथ एंड में हम लोगों ने ड्राइंग्स जो करी हैं उनकी भी बात करके चलेंगे। ठीक है सर।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का पार्ट। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ रिपीट करेंगे इसको और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल को। ठीक है सर। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको ये वाले 3 केसेस पढ़ाए हैं सिर्फ। ठीक है, जब मंथली ड्राइंग्स होती हैं सेम अमाउंट की और सेम पीरियड होता है, ये वाला केस हमारा हो चुका है। ओके सर, चलिए क्वार्टरली पे आ जाते हैं। क्वार्टरली को समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वार्टर पीरियड का मतलब होता है 3 मंथ्स। क्या होता है? 3 मंथ्स। ठीक है, जैसे अगर कैलेंडर ईयर की बात करें और फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो कैलेंडर ईयर में कौन से क्वार्टर होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैन से लेके मार्च। ठीक है, देन अप्रैल, मई एंड जून, अप्रैल से लेके जून तक। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर। एंड लास्ट में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर। तो ये हर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर मतलब जो जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक चलता है, हर कैलेंडर ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं आपके। सो दीज आर 4 क्वार्टर्स। ठीक है सर। सिमिलरली इन केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सर फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चलता है? वो अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। तो चलिए क्वार्टर बनाते हैं। सबसे पहला क्वार्टर अप्रैल, मई एंड जून, अप्रैल से लेके जून। ठीक है सर। देन दूसरा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सर जुलाई और सितंबर। ठीक है। देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। देन लास्ट जो बनेगा आपका जनवरी से लेके मार्च तक का बनेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। तो वेदर यू आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर और यू आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन एवरी ईयर। ठीक है सर, ये ध्यान रखेंगे आप बात को। 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का होगा, हर साल में 4 क्वार्टर हो जाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं ना सर, हर महीने, हर साल में 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, तो हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके सर, अब समझना ड्राइंग्स में कैसे कर रहा हूँ। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, यहाँ 4 लेना सिर्फ मेरे को, अब तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। ठीक है सर। तो पहला क्वार्टर जो हुआ वो हुआ अप्रैल से लेके जून तक का। दूसरा जो हुआ वो हुआ जुलाई से लेके सितंबर तक का। तीसरा हुआ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का। और लास्ट हुआ जैन से लेके मार्च तक का। ओके सर, ये 4 क्वार्टर हो गए। अब समझना, तुमने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसे निकालने हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, क्वार्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई सर? यहाँ से, अप्रैल, अप्रैल 1 बिगिनिंग। ये देखिए ध्यान से, 1 अप्रैल को आपने पैसे निकाले। देन यहाँ पे 1 जुलाई को आपने पैसे निकाले। देन यहाँ पे 1 अक्टूबर को आपने निकाले। एंड यहाँ पे 1 जनवरी को आपने निकाले। ठीक है सर। तो एक बात सोचो, यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ सर, देना पड़ेगा ना। यहाँ पे 31 मार्च तक का आपको देना पड़ेगा। यस सर, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, पर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च। देन 1 अक्टूबर से 31 मार्च। एंड लास्ट 1 जनवरी से 31 मार्च। यस सर, ये क्लियर होती है बात? हाँ जी सर, होती है। चलिए मंथ्स बता दीजिएगा मेरे को एक बार। सर यहाँ पे तो हो गए 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12। यहाँ पे सर जुलाई से लेके मार्च तक के, तो सर यहाँ हो गए 9। ओके सर। सर यहाँ पे हो गए हमारे अक्टूबर से लेके मार्च तक के, सर यहाँ हो गए 6। एंड लास्ट जैन से लेके मार्च तक के, सर ये हो गए 3 मंथ्स। समझ आती है बात? तो मैं पहले क्वार्टर के लिए, 1st क्वार्टर के लिए जो अप्रैल से जून वाला था, उसके लिए मैं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। जुलाई से लेके सितंबर वाले क्वार्टर के लिए, क्योंकि मैंने जुलाई में पैसे निकाले तो पूरे साल का इंटरेस्ट छोड़ ना दूंगा, मैं वहाँ पे सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। सेम अक्टूबर से जब आपने पैसे निकाले तो 6 महीने का देंगे, और जनवरी में जब निकाले तो 3 महीने का देंगे। ठीक है सर, ये समझ में आती है बात? चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए 1000 की ड्राइंग्स थी एवरी मंथ।
ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो सर यह 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज़। अब यहाँ पे बताइए मेरे को सर 1000 इंटू 10%, बट सर यहाँ पे 9 मंथ्स हैं, तो सर ये हम लोग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 10% इंटू 9/12, दिस इज सर 75 रुपीज़। देन यहाँ पे जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 50 रुपीज़। देन यहाँ पे जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3/12, 25 रुपीज़। ठीक है, चलिए सबको प्लस कर देते हैं, 100 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 25, तो ये हो गया 175 और 250 रुपीज़, तो टोटल हो गया 250 रुपीज़ की इंटरेस्ट जो है आ जाएगा। ठीक है सर, अब चलिए यहाँ पे भी वही काम कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे सबको अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय मैं सबका एवरेज ले सकता हूँ। सी, ये प्लस ये सबका एवरेज ले लेते हैं सर। ठीक है, तो चलिए मैंने बोला 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 करूँ या फिर क्या करूँ? सर डिवाइडेड बाय 12 क्यों करोगे आप? सर वो तो मंथली में करते थे। सर यहाँ तो क्वार्टरली हो रहा है काम, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स की जगह नंबर ऑफ क्वार्टर्स में ले सकता हूँ ना। हाँ जी सर, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर्स ही आपको लेना पड़ेगा। तो कितने क्वार्टर्स हो गए हमारे? सर 4 क्वार्टर्स हो गए हमारे। ठीक है जी, चलिए एक बार निकाल लेते हैं कितना होगा। 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, तो दिस इज 30/4। सर ये हो गया 7.5 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, अब ये मंथ्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी मंथ्स ही हैं, और डिवाइड बाय 4 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 का एवरेज है। एवरेज सिर्फ सिंपल मैंने 4 का लिया है, 1 2 3 4, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहा है, बाकी मंथ्स में ही आएगा निकल के। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। 1000 की ड्राइंग्स है, और कितनी बार करी है आपने साल में? सर 1 2 3 4, 4 बार करी है सर, तो 1000 इंटू 4। ठीक है सर, तो ये हो गई 4000 की ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% और इंटू एवरेज लगा दो 7.5/12, करके देखेंगे कितना आएगा। सर ये आ जाएगा 4000 का 10% इंटू 10% इंटू 7.5/12, तो सर ये भी आ रहा है हमारा 250 रुपीज़। सेम आ रहा है, कितना आ रहा है? 250 रुपीज़ जो है आपका सेम आंसर आएगा। तो देखिए कुछ है नहीं है, लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ नहीं करना, आपको एवरेज करना है फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, दीज केसेस आर मेड। ओके सर, समझ आती है बात? हाँ जी सर आती है। जिसको नहीं समझ आया इसको रिपीट करके एक बार और देखे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वहां पे लेंगे 7.5 मंथ्स का एवरेज। ठीक है, 7.5 मंथ्स का एवरेज आप लेके चलेंगे। सर यहाँ पे और यहाँ पे कितना लेना, एक बार आप लोग खुद निकाल के देखिएगा कितना लेना है। ठीक है, एक बार आप खुद इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर मुझे आप बताना ज़रूर कि आपका कितना आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही है या गलत है। ठीक है सर, लास्ट केस हाफ ईयरली की बात करके चलेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली की बात कर लेता हूँ, समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर मतलब हो गया सर, ईयर डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हाफ आ जाएगा ना, मतलब 6 मंथ्स। कितना आ गया? 6 मंथ्स। मतलब ड्राइंग्स आप करेंगे हर 6 मंथ्स में एक बार, हर 6 महीने में एक बार मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अमाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से, मैं साल में 2 हाफ ईयर लेके चलूंगा। हाँ जी सर, 2 हाफ ईयर लेंगे, तो पहला हाफ ईयर होगा 1 अप्रैल से लेके 6 महीने काउंट कर लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर ये हो जाएगा 30 सितंबर तक का। ठीक है सर, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट हाफ ईयर एंड द सेकेंड हाफ ईयर विल बिगिन फ्रॉम 1 अक्टूबर till 31st March of the financial year. So this will be my second half year. This is my first half year and this is my second half year. Okay, so there will be 2 half years in a year. Obviously 2 half years होंगे वहाँ पे।
Right, sir. Now tell me, when I withdraw the amount on 1st April of the first half year, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? सर ये 1 अप्रैल से लेके सर एंड तक का आपको देना पड़ेगा ना। आप ये देखो, गलती मत करना कि सर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का तक का देंगे ना। देखो, मैं इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो हाफ ईयर खत्म हो रहा है यहाँ पे। मैं इंटरेस्ट तो 31 मार्च तक का ही निकाल रहा हूँ, समझना बात को, दोनों में फर्क है। ये हाफ ईयर का पीरियड है, बट आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट टिल 31 मार्च। इंटरेस्ट तो आपको पूरे साल का ही देना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ सर, समझ आती है बात। तो यहाँ आ गए 12 मंथ्स। सेम यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का करेंगे। ध्यान से, 1 अक्टूबर से लेके, तो सर ये हो गए 6 मंथ्स। समझ आती है बात। तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का और यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई बात। तो फटाफट से अब देखिएगा, 12 मंथ्स का जब इंटरेस्ट दिया जाएगा, सपोज करो ड्राइंग्स थी आपकी 2000 रुपीज़ एवरी हाफ ईयर, तो 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और इंटू 12/12 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही आएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे 2000 इंटू 10% एंड इंटू 6/12, तो सर ये तो हो गया 200 रुपीज़, और प्लस ये हो गया सर 100 रुपीज़, टोटल हो गया 300 रुपीज़। सर ठीक है, अब यही चीज़ का हम लोगों ने यहाँ पे भी एवरेज कर लिया और बहुत सिंपल सी बात निकाली। एवरेज जब मैं करूँगा तो एवरेज में अब आप क्या करेंगे सर, 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स अपॉन 2। ध्यान रखिएगा क्योंकि हाफ ईयर 2 बारी है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है सर, तो ये 18/2, सर ये आ गया 9 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, ये मंथ्स हो गए आपके। ठीक है सर, समझ आती है बात। तो यहाँ पे मैं 9 मंथ्स का एवरेज जो है वो लगा दूंगा आपके लिए। चलिए लगा के देख लेते हैं एक बार। तो इट विल बी 2000 इंटू 2, क्योंकि सर 2 बार किया है आपने। हाँ जी, 4000 रुपीज़ इंटू 10% इंटू 9/12। यस, तो ये कितना आएगा एक बार आप देख लेंगे, 400 इंटू 9/12। सर ये आ रहा है हमारा 300 रुपीज़। सेम जो ऊपर आ रहा था वो यहीं आ रहा है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एवरेज वाला जो पॉइंट है वो समझ के चलना है। सर इसमें तो सिर्फ 2 बार ही करना था, तो ये क्यों बनाया? देखिए बना दिया है, आप लगाना चाहें तो लगा लेंगे, स्टैंडर्ड वर्जन होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मंथली बना रहे हैं और हाफ ईयरली नहीं बना रहे या क्वार्टरली नहीं बना रहे, ऐसा नहीं करते हम लोग। ओके, तो सर यहाँ पे लेंगे हम लोग 9 मंथ्स एवरेज। 9 मंथ्स एवरेज, समझ आती है बात। सेम आप लोग करेंगे मिड ईयर का और एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर का भी आप लोग खुद कैलकुलेट एक बार करके देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर एक बार इसके आंसर बता दो या आप करा दो। देखो मैं आपको करा दूंगा, मैं डेफिनेटली आपको ये बता दूंगा कि सर यहाँ मिड ईयर में क्या होगा और यहाँ पे मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर में, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होगा, क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डेफिनेटली बता दूंगा। बट जब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आप इसको ट्राई करके रखेंगे कि कितना निकल के आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। P&L एप्रोप्रिएशन प्लस इन दोनों के आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।